जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके लिए बिहार डीएलएड पाठ्यक्रम 2025 से 2027 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आवेदन के संबंध में दिए गए नोटिस के बारे में मैं आपको आवश्यक सूचनाएं बताऊंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हर एक वर्ष जो बिहार डीएलएड परीक्षा समिति के द्वारा जो नोटिस जारी किए जाते हैं उसमें इस बार की नोटिस के अनुसार डीएलएड फॉर्म भरने के लिए 11 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 तक आवेदन के लिए आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो मुझे आप सबों से ये अनुरोध है कि समय से पहले यानी 22/1/2025 से पहले ही अपने फॉर्म को सबमिट कर लें, क्योंकि जैसे जैसे तिथि लास्ट डेट नज़दीक आते जाते हैं सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो आप सबों से ये निवेदन एवं अनुरोध है कि समय से पहले ही फॉर्म को सबमिट करें। ठीक है, ये जो प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा है, ठीक ना, प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएलएड अध्यापक शिक्षक का 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। ठीक है, ये कक्षा 1 से 8 कक्षा 8 तक की शिक्षकों को तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये 2 वर्ष की अवधि है, 2 वर्ष की अवधि। ठीक है, इसमें आगे की ओर हम देखते हैं कि इस एग्जाम में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, तो हम देख सकते हैं कि इसमें +2 है, जो जिसको हम कहते हैं इंटर, अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता कम से कम 50% के साथ 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और वही अगर हम देखते हैं SC ST एवं विकलांग उम्मीदवार के लिए 5% की छूट दी गई है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इन सारे विद्यार्थियों को कम से कम 50% चाहिए, किसमें, इंटर इंटर के पाठ्यक्रम में। ठीक है, तभी वे लोग फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, और इसमें ये जो बताया गया है कि इसकी आयु की सीमा 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 17 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। ठीक है, 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका उम्र 17 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 17 वर्ष से ज़्यादा आपका उम्र है तो इसमें भी कोई बात नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक ना, तो आगे की ओर देखते हैं। ये तो हम पहले ही बता दिए हैं कि 50% आरक्षित क्षेत्र या जो SC ST वर्ग के हैं उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। ठीक ना, ये दिया हुआ है। आगे की ओर देखते हैं, इसका एज हम बता दिए हैं कि 1 जनवरी 2017 तक कितना होना चाहिए, 17 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक ना, 17 वर्ष से कम अगर आपका उम्र रहता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए। और इस बार जो 12 का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका उम्र 17 वर्ष पूर्ण गया है तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में बैठने के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपका रिजल्ट कम से कम 50% से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप
एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आपका ये जो अंक है 50% से कम है, तो आप इस परीक्षा के नामांकन की श्रेणी में अनक्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी इंटर में अभी अपेयरिंग में फॉर्म भर रहे हैं, तो मुझे आपसे अनुरोध है कि खूब सारी मेहनत के साथ अपनी परीक्षा परीक्षा का तैयारी करें एवं एग्जाम दें, ताकि आपका इंटर में 50% से ज़्यादा का मार्क्स हो। इसके साथ ही आपका डीएलएड क्वालिफाई भी हो जाए। ठीक ना, जो क्राइटेरिया है 50%, उससे थोड़ा ऊपर नंबर लाए। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। ठीक ना, इसमें कुल सीटें इन सबों के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक ना, जिसमें उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% का आरक्षण आरक्षित रहता है, और क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होता है, परंतु लाभ वही विद्यार्थी को मिलेंगे जो +2 की परीक्षा में उर्दू विषय में हासिल की है। ये उर्दू विषय की है। ठीक ना, और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें उर्दू विषय नहीं है, तो वो लोग अपनी एग्जाम पैटर्न में हिंदी को चुनेंगे। ठीक है, ठीक ना। इसका ये जो क्राइटेरिया होता है, परीक्षा का प्रकार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, मतलब कंप्यूटर में जो सेट मारते हैं उसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो जिसको हम परीक्षा ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से कहते हैं। ठीक ना, इसका जो कुल टाइम होता है 2 घंटा 30 मिनट का होता है। ठीक ना, 150 मिनट। ये परीक्षा का टाइम के बारे में हम बता दिए हैं। अब देखते हैं इसमें ये जो विषय है, इनमें किन किन विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक ना, तो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप के बारे में देखते हैं। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, प्रश्नों की संख्या दी गई है और निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी। ठीक ना, जिसमें जनरल हिंदी और उर्दू भी आते हैं। जो उर्दू के विद्यार्थी है वो उर्दू लेंगे, और जो हिंदी के विद्यार्थी है वो हिंदी लेंगे। ठीक है, ये फॉर्म भरने के समय में ही सब्जेक्ट चुना जाता है, हिंदी या उर्दू। ठीक, इसमें कुल प्रश्न 25 होते हैं, जिसका निर्धारित अंक 25 होता है, यानी कि 25 क्वेश्चन में 25 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, वही देखते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स भी 25 प्रश्नों का है, और इनका 25 प्रश्न का 25 अंक दिए गए हैं। ठीक है, तीसरा जो इसमें सब्जेक्ट है साइंस का है। साइंस 20 नंबर का है। ठीक ना, ये 20 प्रश्न के होते हैं, और इसमें जो दिया गया है 20 नंबर, यानी हर एक प्रश्न का 1 नंबर, यानी 20 प्रश्न है, तो इसको 20 अंक दिए गए हैं। ठीक है, चौथा है सोशल साइंस, सोशल स्टडीज। ठीक ना, सामाजिक अध्ययन। ये भी 20 प्रश्न का है, और इन्हें 20 अंक दिए गए हैं। पांचवा आता है सामान्य इंग्लिश यानी जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में टेंस, प्रीपोजिशंस, फ्रेज, कॉम्प्रिहेंशंस, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीजें होती हैं। अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो एग्जाम को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, हार नहीं मानेंगे। ठीक ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। ठीक है, इंग्लिश उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर हम अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो इंग्लिश को भी हम आसान बना सकते हैं। ठीक ना, ये 20 क्वेश्चन रहता है, और 20 नंबर का रहता है। बाकी जो सबसे लास्ट बचता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। विश्लेषणात्मक क्षमता यानी वो हम पढ़ेंगे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग वाला रहता है। ठीक ना, तो 10 प्रश्न रहते हैं, इसका 10 अंक होता है। ठीक,
इस तरीके से जितना क्वेश्चन है उतना इसका अंक दिया गया है, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि टोटल 120 प्रश्न का है और इसमें 120 नंबर दिया गया है। तो वो इतना आसान नहीं है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। ये जो है 25 प्रश्न के लिए 25 अंक, मैथ के लिए भी है 25, तो इसको 25 अंक दिए गए हैं। साइंस के लिए भी 20 प्रश्न है तो इसको 20 नंबर दिए गए हैं, ठीक ना। सामाजिक विज्ञान भी 20 प्रश्नों का है तो इन्हें 20 अंक दिए गए हैं, ठीक है। सामान्य इंग्लिश भी 20 प्रश्नों का है तो इन्हें 20 अंक दिए गए हैं। और लॉजिकल रीजनिंग भी 10 अंक का है तो इन्हें 10 अंक दिए गए हैं। टोटल 120 प्रश्न है और आपको 120 प्रश्न के लिए 120 अंक दिए गए हैं, ठीक है। इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो अभी से आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और कम से कम ये अगर आप 80 प्लस लाते हैं, 80 प्लस 80 प्लस से ऊपर लाते हैं तो मुझे आशा है कि आप जो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे आपको निश्चय ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। तो हम टारगेट रखेंगे 80 प्लस, नीचे नहीं, ठीक ना। 90 भी ला सकते हैं, ठीक, प्लस लाएंगे, प्लस 80 के स्कोर से जितना ज़्यादा रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस उतना अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो अब देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि मैथ 25 प्रश्न का है तो 25 अंक मिलेंगे, विज्ञान 20 प्रश्न का है तो 20 अंक मिलेंगे, गणित गणित 25 प्रश्न का है तो 25 अंक, ठीक ना। इसी प्रकार से आपका टोटल 120 हो जाता है और 120 में 120 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर देख लेते हैं। ये जो है न्यूनतम अर्हता अंक, ठीक ना, 35 नंबर क्वालिफाई है, ठीक ना। 35 नंबर से अगर आप नीचे लाते हैं तो आप क्या जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वही SC/ST के लिए कम से कम आपको लाना है 30%, ठीक है। यानी कि ये आपको अगर प्राइवेट स्कूल में भी लेना है तो कम से कम 35 मार्क्स रहना चाहिए। तो वैसा हम नहीं करेंगे, हम बहुत खूब मेहनत करके पढ़ेंगे और अच्छे स्कोर से 80 प्लस लाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि जो सामान्य कोटि का है या EWS श्रेणी का है या पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इनको आवेदन शुल्क के रूप में 960 रुपया लगेंगे, ठीक ना। नेट बैंकिंग या UPI या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, आपका जैसा सुविधा आता है, नेट साइबर से या खुद भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। वही अनुसूचित जाति एवं जनजातियों एवं दिव्यांग जो स्टूडेंट हैं उनको 760 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। सभी अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से भरने के बाद इन्हें सबमिट करेंगे, ठीक है। और ये जो आवेदन का परीक्षा शुल्क है 11/1/2025 से 22/1/2025 तक ही क्या किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि इस टाइम के दरमियान आपको फॉर्म भर लेना है और फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करके रिसीविंग अपने पास रखना है, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं और एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब एडमिशन या काउंसलिंग का टाइम आता है तो पता चलता है कि उसका रिसिप्ट ही क्या हो गया है, खो गया है, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि आवेदन के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं, इसमें आपको मैट्रिक का अंक पत्र यानी मार्कशीट, ठीक ना, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं, इंटर का अंक पत्र या इंटर का जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, उसमें मार्क्स नहीं लिखे रहते हैं। और एक होता है मार्कशीट जिसमें अंक लिखे होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र या मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इन दोनों में से कोई एक चलेगा।
अंक प्रमाण पत्र ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो इंटर के लिए भी अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट चाहिए या उसका सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जिसको कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको रेसिडेंस बोलते हैं, और जो ईबीसी या ओबीसी में आते हैं, ठीक ना, तो ओबीसी सर्टिफिकेट या एनसीएल चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक ना, सभी बनवा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे और अपने सुविधा के अनुसार आरटीपीएस काउंटर पर जाकर, अगर बनने में देरी लगता है तो अर्जेंट फॉर्म लगाकर सबमिट करके 2 से 3 दिन में इजिली पास करवा सकते हैं और अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वही अगर जो कैंडिडेट कह सकते हैं कि जिनका शादी हो गया है, तो उनका जो जाति बनेगा, कास्ट, ठीक ना, उनका जो कास्ट बनेगा, वो मायके से बनेगा, ठीक ना। तो जिस स्टूडेंट का शादी हो चुका है और वो भी फॉर्म भर रही है, तो वैसी महिला या गर्ल्स अपना जो जाति बनवाएंगे उनका मायके से बनेगा, ठीक ना। और जिनका भी शादी नहीं हुआ है वे लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है उनमें नाम मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, ठीक ना, जैसा मार्कशीट में लिखा गया है। स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम आरक्षण लेने के लिए ये सारे दस्तावेज को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर नाम मिलाए जाने पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो मुझे आप सबों से आशा है कि आप बेहतर समझ चुके होंगे, ठीक है, और अपने फॉर्म को लास्ट डेट होने से पहले भरें और अच्छा मेहनत के साथ पढ़ाई करें। और मुझे आशा है कि अगर आप पूरा जी जान लगाकर आप पढ़ाई करते हैं और आप 80% मार्क्स लाते हैं तो आपको निश्चय ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब तक के सेशन से जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जरूरी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। और फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है उसका वीडियो हम अगले सेशन में लाएंगे, ठीक है। अब तक के हमसे जुड़ने के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।